हेलो गाइस। तो हम आज करेंगे एनसीईआरटी का नेक्स्ट चैप्टर जो है मोशन ऑफ द अर्थ या फिर इट इज अ चैप्टर 3 द अर्थ आवर हैबिटेट एज आवर हैबिटेट चैप्टर 3 of our NCERT course which it is really beneficial for UPSC or other state PCS क्योंकि जो हमारी NCERT क्लास है आप जानते हैं ये हमारी नींव बनाती है जो भी स्टडी। अगर आपने एनसीईआरटी सही से कवर कर ली तो आपको कोई अदर बुक्स या फिर किसी पे रिलाई होने की उतनी आवश्यकता नहीं है। तो आज देखते हैं, इसमें पढ़ेंगे मोशन ऑफ द अर्थ की रोटेशन क्या होता है, रोटेशन किसे कहते हैं, रेवोल्यूशन, ऑर्बिटल प्लेन, इन सब में क्या डिफरेंस पाए जाते हैं। लीप ईयर तो आप जानते ही हैं, सीजन चेंज, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, डे एंड नाइट को डिवाइड करने वाली जो बाउंड्री है उसी को हम इसे गहराई से देखेंगे। द अर्थ हैज टू टाइप्स ऑफ मोशन। इसको हम जब यूपीएससी के लिए अलग क्लास लेंगे तो उसको अलग गहराई से पढ़ेंगे उस हिसाब से। अभी हम 6th के बिहाफ पे पढ़ रहे हैं बस, तो हम इसको ऊपर ऊपर से देखेंगे कि डेफिनेशन या फिर उसके क्या मायने होते हैं, ताकि आपको जब अलग जैसे जीसी लियोंग या अलग अलग प्रकार की जब बुक पढ़ेंगे तो उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी कि इन सब टर्म यूज़ करने से आप इन सब टर्म से फेमिलियर हो जाएंगे कि रोटेशन क्या होता है, रेवोल्यूशन क्या होता है। तो ये हमारी जो बेसिक आधार है हमारा एनसीईआरटी बनाता है। तो हम देखते हैं कि रोटेशन किसे कहते हैं। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, जो हमने पिछली क्लास ली थी उसमें भी हमने एक्सिस का जिक्र किया था कि एक्सिस क्या होती है, कि इमेजिनरी लाइन होती है साउथ नॉर्थ हेमिस्फीयर से साउथ हेमिस्फीयर पे जो टच करती है। तो जो पृथ्वी है हमारी वो जब अपने एक्सिस पे घूमती है, जो एक्सिस है यहाँ पे ये पॉइंट है, ये इसका एक्सिस मान लेते हैं, ये अपने एक्सिस के अराउंड घूमेगी तो उसे कहते हैं रोटेशन। और रेवोल्यूशन किसे कहते हैं, जब अर्थ है जो सूर्य का चक्कर लगाती है अपने ऑर्बिट में रह के। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड सन इन अ फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट, जो ऑर्बिट में रह के अपना चक्कर लगाती है उसी को क्या कहते हैं, रोटेशन कहते हैं, सॉरी रेवोल्यूशन कहते हैं। और रोटेशन किसे कहते हैं, जो अपने अक्ष पे रह के, जो उसका अक्ष है पॉइंट में रह के ही अपने अक्ष का चक्कर लगाती है उसे कहते हैं रोटेशन। और जब ये सूर्य का चक्कर लगाती है तो उसे कहते हैं रेवोल्यूशन। आई होप यहाँ तक का डिफरेंस आपको क्लियर हो गया हो। ऑर्बिटल प्लान, ऑर्बिटल प्लान क्या होता है ये देखते हैं। द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज एन इमेजिनरी लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 66 1/2 with its orbital plane. The plane formed by the orbit is known as x। जो भी ऑर्बिटल प्लान किसे कहते हैं, एक इमेजिनरी लाइन होती है जो कितने का एंगल बनाती है, 66 1/2 66.5 डिग्री का एंगल बनाती है। और जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो अपने ऑर्बिट में रह के ही उस जो सन है उसका चक्कर लगाते हैं, उसको ऑर्बिटल प्लान कहते हैं। The orbital plane formed by the orbit is known as orbital plane। जो ऑर्बिट के बनाया ये ऑर्बिट है हमारा, और इन्हीं के जब ये सर्कल बन जाता है तो इन्हीं को ही हम ऑर्बिटल प्लेन का नाम देते हैं। आई होप यहाँ पे क्लियर हो। कक्षीय तल हिंदी में कहते हैं। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, द अर्थ रिसीव लाइट फ्रॉम द सन। जो सन है, जो अर्थ है वो कहाँ से रिसीव करती है अपनी, कहाँ से प्राप्त करती है अपनी लाइट, सन से। ड्यू टू द स्पेरिकल शेप ऑफ द अर्थ, स्पेरिकल जो हमने पिछली कक्षा में भी पढ़ा था, सॉरी पिछले लेक्चर में हमने देखा कि जो अर्थ की शेप है उसको जियोइड नाम दिया गया, क्योंकि जो अर्थ की शेप है वो अपने आप में ही एक यूनिक पैटर्न बनाती है। तो ड्यू टू द spherical shape of the earth only half of it gets the light, क्योंकि सन
ये सन है, सन से हम ऊर्जा ऊष्मा ये सब प्राप्त करते हैं। और अर्थ की शेप कैसी है, स्पेरिकल, एक सर्कल फॉर्म में है। तो स्पेरिकल होने की, अगर ये चपटी होती है, ट्रायंगल होती, तो ज़्यादातर चांस था कि ये पूरी जो उसकी ऊर्जा या फिर जो ऊष्मा है, जो प्रकाश है सूर्य से आने वाला, तो ज़्यादा चांस था कि ज़्यादा मात्रा में और ज़्यादा एरिया को कवर करे। पर जब इसके स्पेरिकल शेप होने के कारण ये सिर्फ आधे पार्ट को ही क्या करती है, उजाला या फिर प्रकाशित करती है पृथ्वी के। तो यही बताया गया है, ओनली हाफ ऑफ इट्स गेट्स लाइट फ्रॉम द सन। जो हाफ एरिया है वही क्या करती है, ऊर्जा या प्रकाश प्राप्त करती है सन से। द पोर्शन फेसिंग द सन एक्सपीरियंस डे। जो पोर्शन, आपको भी पता है कि यहाँ से अगर लाइट आ रही है और जो पोर्शन सन अर्थ का सन की तरफ फेस करेगा, वहाँ पर क्या होगा, उजाला होगा, दिन होगा। और जो दूसरी तरफ क्या होगा, नाइट होगा। यहाँ पर दिखाया गया है कि ये पृथ्वी का ये फेस है, ये सन की तरफ है और सन से क्या आ रहा है, लाइट आ रही है और इसको क्या कर रहा है, उजाला या प्रकाशित कर रहा है। और वहीं दूसरी तरफ यहाँ पे इसकी रोशनी नहीं पहुंच पा रही, जिसके कारण ये क्या है, यहाँ पर नाइट है। तो यही समझाया गया है, द पोर्शन ऑफ द सन रिस्पेक्ट्स फेसिंग द सन एक्सपीरियंस डे व्हाइल द अदर हाफ अवे फ्रॉम द सन। जो दूर है अदर हाफ, वो क्या फेस कर रहा है, नाइट। द सर्कल दैट डिवाइड्स द डे फ्रॉम द नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। किसे कहते हैं, जो ये लाइन है, सॉरी ये लाइन है जो दिन को रात से अलग करती है, इसी को हम सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं, प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर हो और कोई समस्या नहीं आ रही हो इस टर्म को यूज करने में। ये सब टर्मिनोलॉजी अगर आप सीख लेंगे तो जैसे अभी हमने बताया कि जीसी लियोंग जैसी पुस्तक पढ़ने में आपको कोई समस्या नहीं आएगी और आप इसको सही से फेस भी कर पाएंगे। तो यहाँ तक हमने क्लियर कर लिया सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या कहते हैं, किसे कहते हैं। एक लाइन होती है जो डे को नाइट से डिवाइड करती है, उसी को सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं। द अर्थ टेक्स अराउंड 24 आवर टू कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड इट्स एक्स। जो ये एक्सिस है यहाँ पर, ये ऐसे घूमती है, तो उसको कितना समय लगता है, 24 घंटे का समय लगता है, 24 आवर्स टू कंप्लीट ऑन इट्स एक्सिस। इसी को हम अर्थ डे के नाम से भी जानते हैं। द पीरियड ऑफ रोटेशन इज नोन एज, जब हम पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है तो उसको हम किस और नाम से जानते हैं, अर्थ डे के नाम से भी जानते हैं। लीप ईयर का कॉन्सेप्ट भी देख लेते हैं। अर्थ टेक्स 365 and 1.5 1 year to revolve around the sun. We consider as कितना समय लेती है, 365 1/4 days to complete। एक सूर्य का एक चक्कर लगाने में इतना समय लेती है। We consider year as consisting of 365। हम मानते हैं कि 365 दिन में ही चक्कर लगाती है केवल। एंड इग्नोर 6 आवर्स, जो पूरा समय लेती है वो कितना लेती है, 365 1 and 4। इसको हम मान लेते हैं 365 and 6 आवर। कितने दिन, डेज एंड 6 आवर। तो हम इतना ही मानते हैं और जो 6 घंटे हैं उसको हम क्या कर देते हैं, अनदेखा कर देते हैं। तो आगे देखते हैं, ओवर स्पैन ऑफ 4 years। तो यही 6 घंटे 4 साल में कितने घंटे का समय बनाते हैं, ये 6 4 24। तो इसको अगर हम 4 साल में जोड़ेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितने का समय बन जाएंगे, एक पूरा दिन बन जाएगा ये। तो आई होप इट इज़ क्लियर नाउ कि 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है सन का एक चक्कर लगाने में। तो हम जब 6 घंटे अलग करते हैं और इसको 4 साल के बाद देखेंगे तो ये पूरा दिन बन जाता है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 4 साल बाद 366 डेज का ईयर बनाएगा। तो उसी को हम क्या कहते हैं, लीप ईयर कहते हैं। ओवर स्पैन ऑफ 4 आवर्स दिस सरप्लस डे इज एडेड टू द मंथ्स ऑफ फेब्रुअरी। इसी को हम कौन से मंथ्स में जोड़ देते हैं, फेब्रुअरी के, जो 29वां दिन बनाता है इंस्टेड ऑफ 28। वैसे ये 28 का दिन डेज होते हैं फेब्रुअरी में, लेकिन ये
लीप ईयर होने के कारण कौन सा 29 या 29वां दिन बनाता है फरवरी का। सच अ ईयर विद 360 इज कॉल्ड अ, जिस साल में 366 दिन होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, लीप ईयर कहते हैं। आई होप इट इज क्लियर नाउ। द अर्थ इज गोइंग अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट। ये क्वेश्चन बनता है कि जो सूर्य है और जो पृथ्वी है, जो पृथ्वी सूर्य का चक्कर किस पैटर्न पे लगाती है, तो वो है एलिप्टिकल ऑर्बिट। ये याद रखने की आवश्यकता है। आगे देखते हैं, यहाँ समझाया गया है लीप ईयर का पैटर्न, जो हमने एकदम शॉर्ट फॉर्म में समझाया। अब सीजन पे देख लेते हैं। सीजन का हम अलग से एक चैप्टर लेंगे जब हम मोशन ऑफ द अर्थ फॉर द CSC पर्पस बनाएंगे, तब उसको समझाएंगे कि सीजन हर इस कंट्री में अगर समर है तो अफ्रीका में क्या होगा, इंडिया में क्या होगा उस समय, ये सब बाद में देखेंगे। अभी देखते हैं। अ ईयर इज यूजली डिवाइडेड इनटू समर विंटर। जो हमारे जो वर्ष है उसको किस में डिवाइड किया गया है, कौन से मौसम में। मेन मौसम दिए गए हैं, गर्मी का मौसम, सर्दी का, स्प्रिंग, वसंत, ऑटम, सीजन। सीजन चेंज ड्यू टू द चेंजेस इन द पोजीशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। अब जैसे देखते हैं कि जैसे ये सन है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, इस समय सूर्य की किरण यहाँ डायरेक्ट पड़ रही है, तो आई होप कि यहाँ पर क्या होगा, ज़्यादातर गर्मी होगी। और यहाँ पे डायरेक्ट पड़ रही है इक्वेटर पे, तो इस समय यहाँ पे एकदम समर का मौसम होगा। वहीं दूसरी साइड जहाँ पे सूर्य की किरण नहीं पहुँच पा रही, यहाँ पर कौन सा मौसम होगा, सर्दी का। तो इसे हम आगे आने वाली क्लास में भी देखेंगे, अभी बस ओवरव्यू ले लेते हैं। तो यही यहाँ पे समझाया गया है कि जो पृथ्वी की जो पोजीशन है वो चेंज होते ही मौसम में परिवर्तन होने लगता है। समर सॉलिस्टिक्स, ग्रीष्म आयतन आयनात। अब इसमें देखते हैं कि समर सॉलिस्टिक किसे कहते हैं, विंटर सॉलिस्टिक किसे कहते हैं। ऑन 21 जून द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन। जो 21 जून होता है, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है वो किसकी तरफ टिल्टेड होता है, सन की तरफ। तो यहाँ पर कौन सा मौसम होगा, समर, क्योंकि पृथ्वी का झुकाव सन की तरफ ज्यादा होगा। तो जो ये वाला पोर्शन है ये सन की ऊष्मा या ऊर्जा ज्यादा प्राप्त करेगी, जिसके कारण यहाँ पर समर सॉलिस्टिक या गर्मी का मौसम देखा जा सकता है। द रेज ऑफ द सन फॉल डायरेक्ट ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो जो सूर्य से आने वाली किरण है वो डायरेक्ट कहाँ पर पड़ेगी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ेगी। आई होप यहाँ तक क्लियर हो। दीज एरियाज रिसीव मोर हीट। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो क्या ज्यादा हीट प्राप्त करेगी। द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट। तो इसी कारण क्या होगा, यहाँ पर एक लंबा दिन बनाएगा और छोटी रात होगी। कौन से दिन को, 21 जून को। कहाँ पर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर डायरेक्ट रे पड़ेगी किसकी, सूर्य की, जिसके कारण ये क्या बनाएगा, लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट। क्योंकि जो सूर्य की किरण होगी और सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊष्मा अधिक होगी इस एरिया में। At this place occur on 21 June. At this time in the southern hemisphere all this condition reverse. और उसी के विपरीत जो सदर्न हेमिस्फीयर होगा, दक्षिणी हेमिस्फीयर होगा, उसमें क्या होगी, इसकी विपरीत स्थिति देखी जाएगी। जो रात होगी वो बड़ी होगी, नाइट होगी वो बड़ी होगी, और जो डे होगा वो शॉर्ट होगा, क्योंकि सूर्य की किरण वहां पे अधिकतर समय तक नहीं रहती उस समय। इसलिए हम सदर्न हेमिस्फीयर पे जो रात होगी वो बड़ी देखने को मिलती है। यही समझाया गया है यहाँ पे। दिस पोजीशन नाइट्स लॉन्गर देन द डेज। दिस पोजीशन ऑन द अर्थ इज कॉल्ड समर सॉलिस्टिक। इसी को हम समर सॉलिस्टिक भी कहते हैं। सीजन ऑफ, यही समझाया गया है कि सूर्य की किरण इस समय नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे ज़्यादा पड़ती है। इसको हम आगे भी लेंगे। जिस समय डायरेक्ट रे पड़ रही हो उस समय वहाँ की जो तापमान होगा वहाँ का वो अधिक होगा, जिसके कारण वो गर्मी का मौसम बनाएगा। यहाँ पे विंटर सॉलिस्टिक।
समर सॉलिस्टिक से हम एक और शॉर्ट फॉर्म में जान सकते हैं कि जो सूर्य से आने वाली ऊष्मा या ऊर्जा है वो अधिक प्राप्त होती है उस एरिया में, तो उसी को हम समर सॉलिस्टिक, जो गर्मी है उसको सूर्य से आने वाली वो ज़्यादा प्राप्त होती है, इसलिए हम उसको समर सॉलिस्टिक का नाम देते हैं। और वहीं देखते हैं 22 दिसंबर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिसीव द डायरेक्ट सन ऑफ 22 दिसंबर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रिसीव डायरेक्ट रे ऑफ सन। सन से डायरेक्ट रे प्राप्त करती है एज द सदर्न पोल टिल्ट टुवर्ड्स इट। जो सदर्न पोल है वो आपने देखा कैसे टिल्टेड है, इसके कारण जो ये वाला पोर्शन है वो सन से डायरेक्ट रे वहां पे मिलती है, जो ऊर्जा है वो डायरेक्ट प्राप्त होती है। द रिवर्स हैपन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, दिस पोजीशन वाज कॉल्ड विंटर सॉलिस्टिक्स। तो आपने देखा कि जो 22 दिसंबर का है वो विंटर सॉलिस्टिक बनाती है, कहां पर, जब ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिसीव करती है डायरेक्ट रे। और इसी के रिवर्स में जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये सदर्न हेमिस्फीयर की बात हो रही है जो 22 दिसंबर है, और उसी के विपरीत जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहाँ क्या डायरेक्ट रेज प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि सूर्य कहाँ पर है, सदर्न हेमिस्फीयर में। तो यहाँ से ये समझाया गया। इक्विनॉक्स जान लेते हैं, इक्विनॉक्स किसे कहते हैं। ऑन 21 मार्च और 23 सितंबर और 21 सितंबर जो सन की रेज है वो बराबर, डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर। जो इक्वेटर है, जो सन है, आप देख सकते हैं ये चक्कर लगा रही है इस टाइम, इसके ये डायरेक्ट रेज आ रही है यहाँ पे इक्वेटर पे, और वहीं जब ये चक्कर लगाएगी तो दूसरी साइड भी इक्वेटर पे बराबर आएगी रेज। एट द पोजीशन नाइदर ऑफ द पोल्स इज टिल्टेड, कोई भी पोल्स क्या होगा, टिल्ट, झुकाव नहीं होगा पोल्स का, तो उसके कारण जो सन की जो ऊर्जा है या रेज है, किरण है, ऊष्मा जो भी है, वो पृथ्वी पर बराबर मात्रा में पड़ेगी, जिसके कारण होल अर्थ एक्सपीरियंस इक्वल डेज, बराबर दिन बराबर होगा और नाइट भी क्या होगी, इक्वल होगी। इसी को हम क्या कहते हैं, इक्विनॉक्स, जब दिन और रात बराबर हो। और ऐसा क्यों होता है, अभी हमने देखा, क्योंकि ये अपने अक्ष पर उतना झुकाव नहीं होता अर्थ का, जिसके कारण जो सूर्य से आने वाली किरण है, ऊर्जा है, वो अर्थ पर, पृथ्वी पर हमारे बराबर मात्रा में पड़ती है, जिसके कारण ये ऊर्जा समान मात्रा में पहुंचने के कारण जो दिन है और रात है वो बराबर होती है, समान होती है उस दिन। तो उसी को इक्विनॉक्स कहते हैं। ये कौन से डेज में होते हैं, 22 सितंबर एंड 21 मार्च। आपको ये डेज भी याद रखने की आवश्यकता है। अब देखते हैं ऑटम एंड स्प्रिंग। ऑन 23 सितंबर इट्स ऑटम सीजन in the northern hemisphere and the spring season in the southern hemisphere. The position is the case. अब देखते हैं northern hemisphere, autumn season northern hemisphere। जैसे हम समर के बाद जब वही हमारा सीजन जा रहा होता है उसे हम कहते हैं स्प्रिंग सीजन। जब भी समर के बाद जो भी मौसम आता है जिसमें ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा ठंड होती है, उसको कहते हैं हम और स्प्रिंग सीजन, समर के बाद। यहीं पर वो विपरीत दिशा में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, वहाँ पे ऑटम सीजन होता है। वहीं पर हमारे यहाँ क्या होता है कि 21 मार्च के बाद जो ठंडी जा रही होती है उसके बाद का मौसम होता है, जिसके दौरान जब सर्द से गर्मी की तरफ हम बढ़ रहे होते हैं तो एक ऐसा मौसम आता है जिसमें ना ज़्यादा ठंडी लगती है ना ज़्यादा गर्मी लगती है, तो उस मौसम को हम क्या कहते हैं, ऑटम सीजन। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ कि हम जब समर से विंटर की ओर बढ़ते हैं तो बीच में एक मौसम पड़ता है जब ज़्यादा ना गर्मी लगती है ना ज़्यादा सर्दी लगती है, उसको कहते हैं स्प्रिंग। एंड वहीं पर हम विंटर से जब हम समर की तरफ बढ़ेंगे और बीच में एक मौसम आता है जब तापमान समान होता है, जहाँ ना ज़्यादा सर्दी का मौसम होता है ना ज़्यादा गर्मी का, एकदम अच्छा सा मौसम, बसंत ऋतु जिसे कहते हैं, उसी को जब हम विंटर से होकर गुजर रहे होते हैं समर की ओर तो बीच में पड़ने वाले मौसम को हम कहते हैं ऑटम।
आई होप इट इज क्लियर नाउ। दोनों का अर्थ समान ही है, बस एक क्या है, समर से विंटर की ओर स्थापित हो रहे हैं और एक में विंटर से समर की ओर। बीच में पड़ने वाले मौसम को ऑटम कहते हैं और समर से विंटर की ओर जाने से पहले जो मौसम आता है उसे कहते हैं स्प्रिंग। आई होप यहाँ तक क्लियर हो पूरा। कोई भी क्वेरी है यू कैन कमेंट, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आगे भी हम इस क्लास को कंटिन्यू रखेंगे। आई होप आज की क्लास समझ में आई हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।